नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित हूँ। आपका स्वागत है बिस्तर के खास शो फायदे के फंड में। इस शो में हम बात करते हैं बाजार से जुड़ी हुई किस तरह से बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ है। ऐसे में आपका अच्छा रिटर्न कहाँ से बनेगा, कौन सी गलतियों से बचना चाहिए और मार्केट में भी क्या कुछ चल रहा है। और जिस तरह से बाजार में हम गिरावट देख रहे हैं पिछले 1.5 साल के आसपास से कोई अच्छा रिटर्न बना नहीं है। क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, पोर्टफोलियो को कैसे बैलेंस करना चाहिए, सब पर बात करेंगे। शो में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। केतन गुजराती सर मौजूद हैं हमारे साथ, फंड मैनेजर हैं इक्विटी क्वांटम एएमसी के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तर पर। धन्यवाद। मुझे आपके शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। सर बाजार के जो मौजूदा वैल्यूएशन उसको देखते हुए अभी निवेश करना सही है या फिर निवेशकों को अभी थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए? पिछले 18 महीने में आप देखेंगे तो काफी बाजार बाजार में करेक्शन आई थी। जी। तो निफ्टी के अगर मैं स्तर की बात करूं तो 26,000 से नीचे ही अभी भी ट्रेड कर रहा है। जी और जी। काफी स्मॉल एंड मिड कैप कंपनियों में भी काफी डाउनफॉल आया है। तो उस हिसाब से वैल्यूएशंस काफी बेहतर हो चुके हैं जो 2 साल पहले नहीं थे। जी और अर्निंग ग्रोथ भी अभी दिखने की शुरुआत हो चुकी है। जो पहला क्वार्टर का अर्निंग ग्रोथ आया तो उसके अंदर दिखता है कि प्रॉफिट जो कंपनी के मुनाफे वो बढ़े जा रहे हैं। और जी। यही चीज होती है जो रिटर्न्स बनाती है आगे जाके कि मुनाफे बढ़ना इज द पॉजिटिव साइन। तो इसीलिए हमें लगता है कि बाजार में निवेश करने का सही समय हो सकता है। सर ऐसे कौन से सेक्टर हैं जिसमें आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में अच्छी ग्रोथ दिखाई दे सकती है और अभी जो है वहां पे अगर हम दांव लगाते हैं या पैसा लगाते हैं तो अच्छा अभी जो है वो नजरिया रहना चाहिए? सर जो अपॉर्चुनिटीज है वो तो काफी सेक्टर्स में है। अगर मुझे सिर्फ जी सेक्टर स्पेसिफिक बात करनी है तो मैं बोलूंगा कि एनीथिंग रिलेटेड टू, आप अगर प्राइवेट बैंक्स देखे या कंजम्पशन डिस्क्रिशनरी देखे तो जी। इसमें काफी अपॉर्चुनिटीज है। उसके अलावा ऐसे भी सेक्टर्स है जो न्यू एज सेक्टर्स कहलाएंगे या जहाँ पे बहुत सारा प्रॉफिट पूल शिफ्ट हो रहा है कि जिसमें अर्निंग ग्रोथ बहुत ज्यादा आने की उम्मीद है। जी ऐसे सेक्टर्स में भी पैसे जोड़े जा सकते हैं। तो हालांकि पिछले 2 साल में ऐसा हुआ है कि कोई सारे सेक्टर्स ने कोई रिटर्न ही नहीं दिया है। जी। जी तो इस वजह से उनका वैल्यूएशंस काफी रोमांचक एक पड़ाव पे है कि जहाँ से अपसाइड काफी अच्छी दिख रही है हमें। तो जी। इसीलिए हम अपने फंड्स में इसे एलोकेशन दिए जा रहे हैं। वी कैन इंक्रीजिंग द एलोकेशन टू दिस सेक्टर्स। सर पिछले काफी वक्त से हम देख रहे हैं कि मार्केट संभल नहीं पाता है। जब थोड़ा सा चलना शुरू होता है तो ट्रम्प कुछ ना कुछ बोल देते हैं और फिर मार्केट जो है एकदम बड़ी गिरावट देख लेते हैं। तो ऐसा जो माहौल मार्केट का बना हुआ है, ऐसे में अपनी एसआईपी जारी रखना अच्छा है या फिर इंतजार करें मार्केट गिरता है तो फिर एकमुश्त जो है पैसा लगा दें? क्या बढ़िया रणनीति हो सकती है? ये दोनों रणनीतियां सही हो सकती है, लेकिन आपने जैसे कहा कि कोई भी बाहर की न्यूज़ आती है तो मार्केट में जी थोड़ा वोलेटिलिटी आ जाता है। तो एसआईपी एक परफेक्ट वही स्ट्रेटेजी को क्या बोलते हैं फायदा उठाने के लिए बनी है रणनीति कि आप हर प्राइस पे हर महीने के उतार चढ़ाव में आप उसे ऐड कर रहे हो और अपना बाइंग प्राइस एवरेज कर रहे हो। तो एसआईपी जारी रखनी एक बहुत सही और सिंपल एडवाइस है जो हम समझते हैं कि इन्वेस्टरों ने करनी चाहिए। इससे दो चीजें होती है। एक तो लॉन्ग टर्म में जो रिटर्न है ना वो बनते हैं जी अंडरलाइंग कंपनीज की मुनाफे जो बढ़ते हैं और इकोनॉमी जो हम लोग की बढ़ रही है। जी। और जो इनकम जैसे जैसे बढ़ती है तो हम लोग के कंजम्पशन भी बढ़ते हैं। तो उस वजह से इक्विटी का रिटर्न लंबे समय में बनता है। जी पर शॉर्ट टर्म में ये सारी जो न्यूज़ फ्लो है इसकी वजह से मार्केट की प्राइसेस वोलाटाइल होती है। तो इसमें दो तरीके से सोचना होता है कि अगर आपको वैल्यूएशंस की थोड़ी पकड़ है और आप उसे स्टडी करना चाहते हैं तो आप वैल्यूएशन समझ के उसमें लमसम जोड़े जब भी आपको अच्छे प्राइसेस मिलते हैं। जी। या फिर आप अपना एसआईपी की तरीके से देखते हैं तो हम लोग भी इंटरनली दोनों तरीके से कोई भी निवेश की तरफ। कितना सर जब म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करना हो तो रिटर्न तो बहुत से लोग देखते हैं कि रिटर्न कितना दिया है। इसके अलावा कुछ और भी आंकड़े हैं जिन पे नजर रखनी चाहिए जब म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करते हैं? जी, इसमें दो या तीन चीजें और देखनी चाहिए। एक तो पहले देखना चाहिए कि फंड हाउस का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, कितने सालों से फंड हाउस ने अपना कारोबार रखा है और उन्होंने कैसे इसे इम्प्लीमेंट किया है जी अपने स्ट्रैटेजीज में, कि कोई गवर्नेंस इशू तो नहीं आया है और इसके अंदर ट्रैक रिकॉर्ड कैसे बनाए रखा है। दूसरा मतलब आप कैसे पोर्टफोलियो की रणनीति बनाई जाती है। तो हर पोर्टफोलियो एक अलग तरीके से रचाया जाता है। जैसे कोई जी लोग होते हैं जो ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग करते हैं, कोई होती है वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टाइल होती है, कोई होती है सिर्फ स्मॉल कैप पे फोकस्ड होती है। तो हर जी। स्टाइल एक अलग सोच से बनाई होती है। और आपने उसे समझना है कि जिस तरीके से फंड मैनेजर कम्युनिकेट करते हैं कि आप वो लोग किस तरीके से पोर्टफोलियो बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, उन्होंने क्या वो सही तरीके से कंस्ट्रक्ट किया है, क्या वो ट्रू टू द लेबल है। अगर वो बोल रहे हैं कि वो फ्लेक्सी कैप फंड है तो क्या वो फ्लेक्सिबल है,
क्या जी। वो वैल्यू फंड है तो क्या वो वैल्यू स्टाइल फॉलो कर रहे हैं। और ये दो तीन चीजें जो है, इससे आपको पता चलेगा कि आपने एक सही आपने जो सोचा था वो फंड में निवेश करने के पहले वही चीज इंप्लीमेंट हो रही है, और आपका पोर्टफोलियो एक वेल डाइवर्सिफाइड बनेगा। कितना तो फ्लेक्सी कैप फंड की आजकल काफी चर्चा है, थोड़ा सा समझना चाहेंगे ये क्या होता है आसान तरीके से और इसके क्या फायदे हैं? सो मार्केट में अगर देखेंगे तो कई तरीके की कंपनी है साइज में। अगर आप लार्ज जी। कैप देखें तो ये बड़ी कंपनियां हैं जो काफ़ी एस्टेब्लिश कहलाती है, जो सालों से है बाजार कारोबार में, तो ये लार्ज कैप कहलाती है। दूसरी है मिड कैप कंपनीज, जो ग्रोइंग कंपनी कहलाती है, या इसे हम जी। कह सकते हैं कि चैलेंजर कंपनीज है। ये भले बाद में बनी होंगी लेकिन ये बहुत तेजी से बड़ी हो रही है करके ये अभी मिड कैप स्पेस में है। और एक स्मॉल कंपनीज है, ये सब अपने शुरू के माहौल में, मान लीजिए आप ऐसे समझिए कि ये बिजनेसेस को शायद 8 10 15 साल ही हुए होंगे शुरू होके, बट ये भी काफ़ी यूनिक सेक्टर्स में होंगी और काफ़ी नई चीज़ें या नए प्रोडक्ट्स ला रही होंगी, इसीलिए ये स्मॉल कैप सेक्टर में होती है। जी। तो जब मार्केट का विभाजन ये तीन चीजों में होता है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप एक ऐसा फंड होता है जिसमें इन्हें अनुमति है कि आप तीनों सेगमेंट में कोई भी कंपनी खरीद सकते हो, कितने भी जी। क्वांटिटी में, कितने भी प्रमाण में। तो जी। आप 70% लार्ज कैप रह सकते हो या 30% लार्ज कैप रह सकते हो। आप जी। 70% स्मॉल कैप भी रह सकते हो, 40% मिड कैप भी रह सकते हो। तो इसमें जी। कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है। ये फ्लेक्सी कैप फंड का मतलब ही ये जो इंग्लिश में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, फ्लेक्सिबल मतलब फ्लेक्सिबल अक्रॉस एनी जी। मार्केट कैप जी। ऑफ द कंपनी। ये इसका एक बेनिफिट होता है, इसीलिए फ्लेक्सी कैप फंड काफी पॉपुलर है बाजार में। और मुझे लगता है कि फ्लेक्सी कैप फंड एक ऐसे फंड है जो फंड मैनेजर को पूरा फ्रीडम देता है कि गो आफ्टर, कि जहाँ पे सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है वो कैप्चर कर पाए फंड मैनेजर। कितने तो क्वांटम जो है वो भी फ्लेक्सी कैप फंड को लेकर आ रहे हैं, लेकिन क्यों ला रहे हैं जबकि मार्केट में तो हम देख रहे हैं पहले से ही बहुत सारे फंड मौजूद हैं। इसके अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कहूंगा। तो हमने जब फ्लेक्सी कैप की जब बात कही, जी। हमने एक्चुअली एक स्ट्रैटेजी पहचानी कि जिस तरीके से हम ग्रोथ स्टॉक्स पहचान सकते हैं। और वो कुछ इस तरीके से है कि जैसे हम लोग सिर्फ सेक्टर्स या टॉप डाउन या बॉटम अप नहीं देखते। तो अक्सर जी। क्या होता है कि फंड्स देखते हैं कि सेक्टर देखते हैं ऊपर से, उसे टॉप डाउन एलोकेशन कहते हैं, या जी। बॉटम अप एलोकेशन करते हैं जो इंडिविजुअल स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं। जी। हम कोई भी इंडस्ट्री को हॉरिजॉन्टल वे में देखते हैं। तो उसका क्या मतलब होता है कि हम हर इंडस्ट्री का सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, ब्रांड्स, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, इस तरीके से उसे एनालाइज करते हैं। जी। और उसमें जो भी प्रॉफिट पूल बटा होता है ये पूरे इंडस्ट्री में, ये एक दूसरे से खींचा जाता है, एक दूसरे को ये लोग खींचते हैं। और जी। जब ये होता है तो कोई कोई सेगमेंट में काफी तेजी से ग्रोथ आती है। तो मैं उदाहरण देना चाहूंगा, टेलीकॉम में समझ लीजिए, पहले जी। 12 प्लेयर हुआ करते थे, अभी 4 प्लेयर है। तो जी। उसके अंदर क्या हो गया, ये 4 प्लेयर में काफी बार्गेनिंग पावर आ गई। इस वजह से टेलीकॉम सेक्टर में पिछले 6 साल में सब्सक्राइबर ग्रोथ मात्र 0% है। पर अगर आप इनके मुनाफे देखेंगे वो 15 से 18% सालाना बढ़े हैं। तो इसका जी। क्या मतलब हुआ कि अगर आप विद इन द इंडस्ट्री ऑल्सो, अगर आप कोई वो सेगमेंट पहचाने कि जो बहुत तेजी से ग्रो कर सकता है, उसके अंदर आप काफी ग्रोथ स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं। और वही रणनीति के साथ हमने ये क्वांटम फ्लेक्सी कैप के स्वरूप में इस जी। स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना चाहा है कि हम लोग प्रॉफिट पूल कहाँ शिफ्ट हो रहा है हर इंडस्ट्री में, उनमें से ग्रोथ स्टॉक ढूंढेंगे। और ये ग्रोथ स्टॉक कहीं भी हो सकते हैं, ये स्मॉल जी। कैप में हो सकते हैं, मिड कैप में हो सकते हैं, लार्ज कैप में भी हो सकते हैं। जी। तो ये फ्लेक्सी कैप एक हमें अवसर देता है कि हम कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिले उसके पीछे हम लोग जा सकते हैं और इसमें पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इसीलिए ये एक यूनिक प्रोसेस था, इसीलिए हम लोग ने इसे इंट्रोड्यूस करना चाहा। जी। और हम लोग इसीलिए मानते हैं कि हमारा जो फ्लेक्सी कैप है वो बाकी फ्लेक्सी कैप से काफी यूनिक होगा, और उसमें कोई रेप्लिका नहीं होगा। आप देखेंगे तो कोई सिमिलैरिटीज नहीं होंगी, काफी यूनिक ऑफरिंग होगी कस्टमर इन्वेस्टरों के लिए। और इसमें एक डाइवर्सिफिकेशन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप पहले से निवेशक हो तो ये शायद हमें लगता है कि ये फंड आप जोड़ने से शायद इन्वेस्टर बेहतर डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपने फंड को, क्योंकि इसमें काफी डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक्स होंगे। जी। तो सर क्वांटम जो ये लेके आ रहे हैं फ्लेक्सी कैप फंड, इसकी रणनीति क्या होने वाली है? तो इसकी रणनीति हम इसे कहते हैं ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। जी। और लेकिन हम लोग स्टॉक जो पिकिंग की जो स्टाइल है वो यूनिक है हमारी। तो जी। इसके अंदर हम लोग इस तरीके से जाएंगे कि हर इंडस्ट्री में ढूंढेंगे कि कोई रीजन के वजह से कोई सेगमेंट में ज्यादा तेजी आ रही है क्या। तो जी। अब उदाहरण के तौर पे मैं बोलूंगा हेल्थ केयर इंडस्ट्री देख लीजिए। हेल्थ केयर में फार्मा भी आता है, हॉस्पिटल्स आते हैं, डायग्नोस्टिक्स आते हैं, और आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी आता है। जी। बट फिलहाल क्या हो रहा है कि फार्मा इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री की जो ग्रोथ रेट है सालाना 12% के आसपास होगी।
और आप हॉस्पिटल्स और डायग्नोस्टिक्स देखेंगे तो इसमें 15 से 18% की बढ़ोतरी आ रही है। तो हम जी। लोग ने सेम इंडस्ट्री में ये अपॉर्चुनिटी पहचानी कि कहाँ पे ज्यादा तेजी से ग्रोथ आ सकती है, और वो उसे हम उसे रीजनेबल प्राइस में अगर ले पाए, तो इससे एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन जो होगा वो एक ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस का पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन होगा। और एक उसी में एक बहुत यूनिक स्ट्रैटेजी होगी कि हम किस तरीके से स्टॉक चुने जा रहे हैं और किस तरीके से खरीदे जा रहे हैं। सो दिस टुगेदर विल बी आवर पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी। सर, क्या जो नए इन्वेस्टर हैं उनके लिए फ्लेक्सी कैप फंड एक अच्छा ऑप्शन माना जा सकता है? बिल्कुल। सो फ्लेक्सी कैप फंड में एक जो खूबी है, जो मैंने शुरू में भी एक बार समझाई, कि जी। इसमें ना फंड मैनेजर इसे ऐसा फंड मैनेजर का फंड कहलाता है। इसकी वजह यह है कि फंड मैनेजर को पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप लार्ज कैप में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप लार्ज कैप करें, अगर जी। आपको स्मॉल कैप में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहां करें, आपको अगर मिड कैप के वैल्यूएशंस काफी टाइट या बहुत एक्सपेंसिव लग रहे हैं तो आप जी। बिल्कुल भी मिड कैप में इन्वेस्ट ना करें। तो ये सब फ्लेक्सिबिलिटी एक फ्लेक्सी कैप फंड ही दे पाता है। उसके अलावा इसमें ये भी एक खूबी होती है कि हमें एक यूनिवर्स जो होता है कंपनियों का, वो जी। 700 से 800 कंपनियों का यूनिवर्स होता है जिसके अंदर हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि दूसरे कैटेगरी के फंड्स के लिए शायद उपलब्ध ना हो। और जी। इसलिए फ्लेक्सी कैप फंड देखना एक इन्वेस्टर के लिए कभी भी बेहतर रह सकता है, क्योंकि उसे सारे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज मार्केट के इसके अंदर इसके थ्रू एक्सपोजर मिल सकता है उसको। जी। सर, जो इन्वेस्टर हैं उनको एक ही कैटेगरी में कई म्यूचुअल फंड रखने चाहिए, ये बढ़िया रहता है, या जो है कम फंड में पोर्टफोलियो बनाए वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा? देखिए, ये आप अपने जितनी आपकी काबिलियत है, जितना आपके पास समय है, और जिस जी। जैसे आपके एडवाइजर कहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बट हम समझते हैं कि कहीं भी 5 से 8 फंड रखना टोटल इज नॉट अ बैड आइडिया। इसमें इतने फंड्स आपको एक बेहतर डाइवर्सिफिकेशन दे सकते हैं। और प्लस इसमें फिर आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कोई फंड 1-2 साल थोड़ा लैग कर रहा है, तो जी। इसके आप डाइवर्सिफाई भी कर पाएंगे, और सारे मार्केट के पॉकेट्स में भी आप एक्सपोजर ले पाएंगे। तो इस चीज का ये बेनिफिट होगा। केतन सर, जो मिड कैप और स्मॉल कैप में जो रिस्क हैं उसको आप कैसे देख रहे हैं, और जो इन्वेस्टर हैं उनको कितना एक्सपोजर रखना चाहिए इसमें? सो मिड एंड स्मॉल कैप का एक्सपोजर डिपेंड करेगा पहले तो वैल्यूएशंस और अपॉर्चुनिटीज, ये दोनों चीज को ध्यान में रखते हुए। जी। पहले फिलहाल ऐसा लगता है कि बिकॉज ये स्पेस में काफी अपॉर्चुनिटीज है, तो ऐसा पोर्टफोलियो हम बना रहे हैं कि जिसके अंदर हमारा रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा बनता है। तो जैसे जी। जी। रिस्क रिवॉर्ड मतलब हम इस तरीके से बताएं कि अपसाइड भी रीजनेबल हो और डाउनसाइड कम हो। इस तरीके जी। से हम इसको पोर्टफोलियो को हम अपना रचना करते हैं पोर्टफोलियो की। जी। और इसमें बहुत सारी कंपनीज है, अगर आप सोचेंगे तो स्मॉल कैप में अगर मैं सिर्फ लिक्विड कंपनी की बात कहूँ तो 250 जो 250 फर्स्ट स्टॉक से लेकर 750 स्टॉक, मतलब 500 स्टॉक्स अवेलेबल है एक स्मॉल कैप में, कि जी। जिसके अंदर आप रिसर्च करके इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं, जो हम करते हैं अपने फंड हाउस में। सिमिलरली मिड एंड स्मॉल कैप में एलोकेशन डिपेंड करता है फंड मैनेजर का नजरिया क्या है उस सेक्टर के लिए, और उसकी रणनीति क्या है पोर्टफोलियो की। तो मुझे जी। लगता है कि अगर कोई इन्वेस्टर श्योर ना हो कि उसे किस तरीके से एलोकेट करना है फ्रॉम टाइम टू टाइम, और उसे जी। वैल्यूएशंस देखने की उतनी एक्सपर्टीज ना हो, तो उन्हें फ्लेक्सी कैप जैसे फंड में सोचना चाहिए कि आप अगर विभिन्न एएमसीज के फ्लेक्सी कैप फंड चुने, तो वो फंड मैनेजर पे छोड़ दे कि वो अपने हिसाब से वैल्यूएशंस और रिस्क को ध्यान में रखते हुए अपना पोर्टफोलियो की रचना करेगा, और आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगी। केतन सर, अगर 5 साल का कोई इन्वेस्टर है वो टारगेट रखे कि अच्छी हमको वेल्थ बनानी है, और लेकिन जिस तरह हम मार्केट देख ही रहे हैं इस समय चल रही है, तो कौन सी गलतियों से बचना चाहिए और क्या स्ट्रेटजी एक अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है? तो इसके अंदर अक्सर हम कहते हैं कि आप अपने आप से या अपने एडवाइजर के हेल्प से एक एसेट एलोकेशन जरूर कीजिए। तो मान जी। लीजिए आपकी 100 रुपए धनराशि है, 100 में से आपने 50 रुपए शायद इक्विटी में डालने होंगे, या जी। 20 रुपया गोल्ड में डालना होगा, 30 रुपया फिक्स्ड इनकम या एफडी के तौर पे आपको डालना होगा। वो आप उसमें निर्णय ले सकते हैं। तो ये जी। उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने बताया था, तो इसे आप एक स्टार्टिंग पॉइंट करके सोच सकते हैं कि अगर आपने ऐसे रणनीति बनानी है। इसका फायदा ये होता है कि
नेक्स्ट 5 साल में काफी उतार चढ़ाव आएंगे मार्केट में। जी और जब इक्विटी गिरेगा, लेकिन आपने अगर 50% ही पोर्टफोलियो का धनराशि का इक्विटी में लगाया है, तो आपका पोर्टफोलियो उतना ज्यादा शार्प फॉल नहीं देखेगा। इसलिए जी आप बने रहेंगे मार्केट्स में और एसेट एलोकेशंस में। एंड दैट इज द रीजन व्हाई एसेट एलोकेशन ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हर जी इन्वेस्टर ने अपने एडवाइजर के साथ रहकर इसे अपना फाइनलाइज करना है कि आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है, और उसके हिसाब से ये पोर्टफोलियो में बने रहना है। तो 5 साल बाद इसका अनुभव बहुत अच्छा आएगा और रिटर्न्स ज्यादा अच्छा, मतलब रिटर्न्स बनने की काफी उम्मीद रहती है। ये हमने पास्ट में देखा हुआ है कि एसेट एलोकेशन एक बहुत ही सरल तरीका है। कितने से हमने बहुत सारे सवालों पर बात की और इस पर भी बात की क्वांटम जिस तरह से फ्लेक्सी कैप फंड लेकर आ रहा है, क्यों लेकर आ रहा है, किस तरह से बाकी फंड से अलग रहने वाला है। कुछ और बात अगर आप बताना चाहें जो रह गई हो सर। तो और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो मार्केट का दौर है, इसमें काफी न्यूज़ फ्लो है। जी आपको जी ये पता करना है कि आपने कितने फंड्स खरीदने हैं और कितने एसेट्स में आपने पैसे लगाने हैं। जी अगर जी आप सिर्फ एसेट एलोकेशन पर ध्यान दें, उसके बाद अगर आप इक्विटी फंड्स चुने, उसके अंदर ऐसे फंड्स चुने कि जिसके अंदर फंड मैनेजर के पास वो फ्लेक्सिबिलिटी हो, जी कि जी जहाँ पे वो रिस्क अवॉइड कर पाए और जहाँ पे फ्लेक्सिबल रह पाए कि वो लार्ज कैप भी ले सके या मिड कैप भी ले सके या स्मॉल कैप भी ले सके, तो आपको एक ऐसा अनुभव मिलेगा जो फंड मैनेजर की सारी स्किल्स आप उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। जी तो एक जी फ्लेक्सी कैप फंड्स एक कैटेगरी होती है। उसके अलावा वैल्यू एक कैटेगरी होती है जिसके अंदर फंड मैनेजर है फ्लेक्सिबिलिटी अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन। जी जी प्लस अगर आप इसी में आप डाइवर्सिफिकेशन करें, तो एक ग्रोथ स्ट्रैटेजी, एक वैल्यू स्ट्रैटेजी करके आप अगर उसके अंदर इक्विटी में डाइवर्सिफिकेशन करें, तो ये आपके लिए एक सबसे बेहतरीन डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट रहेगा। और एसेट क्लास में तो आप है ही जी डाइवर्सिफाइड। जी सो पुट टुगेदर आप इसे एक परमानेंट पोर्टफोलियो काइंड ऑफ बना सकते हैं कि आप इसे बहुत लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं। जी कितने सर कोई डिस्क्लेमर आपकी तरफ से रहना चाहिएगा और कोई एडवाइस अगर आप इन्वेस्टर्स को देना चाहें। सो डिस्क्लेमर ये रहेगा दैट नन ऑफ दीज थिंग्स आर टू बी टेकन डायरेक्टली एज एन एडवाइस। यू कैन ऑलवेज कंसल्ट द एडवाइजर्स। आप एडवाइजर्स से बात करके ही ये चीज़ों पे ध्यान दें। और जी हमारा काम है कि आपको प्रोडक्ट समझाए कि हम प्रोडक्ट है क्या हमारा। आप जी अपने एडवाइजर्स के साथ रह के अपनी रिस्क प्रोफाइल समझ के इसके अंदर आप कंसिडर कीजिए। जी जी तो केतन सर से हमने बहुत सारी बात की किस तरह से आप अच्छा जो है प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्या किस तरह से जो है पोर्टफोलियो को मैनेज करने में, फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में भी हमने बात करी है। और आपको हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जो लिखिएगा। कोई सवाल हो आपका केतन सर से तो भी जरूर लिखिएगा। जब केतन सर से दोबारा कनेक्ट करेंगे तो आपका सवाल जरूर लेंगे। केतन सर आपने विस्तक को अपना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मुझे अवधि दिन।